हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन इश्यूज, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, उसको कवर करेंगे। और इसको थोड़ा सा, इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से कवर करेंगे। मतलब मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा थोड़ी बहुत जो आपको समझने लायक है, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही इस चैप्टर को डील करेंगे। बेटा ये चैप्टर इस वीडियो में मैंने इस तरीके से कवर किया है कि आपके 19 मार्च के लिए ये कंप्लीट वीडियो है ना। आपको और कहीं भी किसी भी सोर्स को पे रिलाय करने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखो, इसमें किस तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है, बस उन चीजों को दिमाग में रखो। आपका 19 मार्च को जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो हो जाएगा सॉल्व, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इस वीडियो के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स, एक देश में कितनी लेबर फोर्स है ना। एक देश की लेबर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पूरे देश में देखते हैं कि कितने लोग, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल फॉर वर्क है। मतलब कि कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग अवेलेबल हैं एक देश में काम करने के लिए, वो उस देश की क्या हो जाएगी, लेबर फोर्स, है ना। अब इन अवेलेबल फॉर वर्क में से कुछ लोग काम कर रहे होंगे। बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लेबर फोर्स को। एक, अवेलेबल फॉर वर्क में से कुछ लोग एक्चुअल में काम कर रहे होंगे, ठीक है, उन्हें क्या बोल दिया जाता है, वर्कर। और जो अवेलेबल फॉर वर्क तो है, बस उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दो तरह की कैटेगरी लेबर फोर्स में, जो काम कर रहे हैं वो वर्कर, जो नहीं काम कर रहे हैं बट अवेलेबल फॉर वर्क है। ठीक है, तो ये हुआ लेबर फोर्स। अब समझते हैं कि किन लोगों को हम नहीं मानेंगे कि वो अवेलेबल नहीं है वर्क के लिए। ठीक है, तो पर्सन्स नॉट अवेलेबल फॉर वर्क आर एज फॉलोज। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या सब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हैंडीकेप पर्सन्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पर्सन्स को हम लोग लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, सेकंड, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से कम वाले बच्चों को भी हम लोग लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से ज्यादा वाले जो पर्सन्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी हम लोग अवेलेबल फॉर वर्क नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। और जो लोग काम करना ही नहीं चाहते, मतलब ये लोग निकम्मे लोग हैं ना, ये काम करना ही नहीं चाहते, तो उन लोगों को भी हम लोग लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका लेबर फोर्स और लेबर फोर्स में कौन लोग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। एक देश की लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इनटू 100। ठीक है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्कर की। मैंने क्या बताया कि लेबर फोर्स में कौन अवेलेबल फॉर वर्क, उनमें से जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। अब उस वर्कर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। वर्कर कौन होते हैं बेटा, पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो लोग जो किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कर। अब वर्कर बेटा दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, जो, और सेकंड क्या होते हैं, हायर्ड या पेड वर्कर। हायर्ड या पेड वर्कर जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्कर में दो कैटेगरी, एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे हायर्ड या पेड वर्कर जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अब इस दूसरे के लिए काम करने वालों की भी दो कैटेगरी है। एक है कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स कौन बेटा, जो कहीं दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं बट नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस, नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस। वो जाते हैं और उनको उस दिन का पेमेंट मिल जाता है, डेली वेजेस वाले
जो मजदूर हैं, है ना, उनकी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ बेटा, कि कैजुअल वर्कर्स कौन है, जो वो मजदूर हैं, जो मकान का काम बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, ठीक है, तो वो क्या है, कैजुअल वर्कर्स हैं, बिकॉज उनको जो पेमेंट मिलती है वो डेली वेजेस में मिलती है, मतलब दिन के हिसाब से पेमेंट मिलती है। और दूसरे कौन से होते हैं, रेगुलर सैलरीड वर्कर, जिनको मंथली सैलरी मिलती है, जो रेगुलर वर्कर्स हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा, वर्कर, वर्कर कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर हायर्ड या पेड वर्कर हो सकते हैं, ठीक है बेटा, है ना। यहाँ से केस स्टडी, इस चैप्टर से केस स्टडी के आने के चांसेस ज्यादा हैं। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताओ, ठीक है, आपको एक केस स्टडी दे देंगे कि XYZ पर्सन ऐसे काम कर रहा है, तो उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताओ। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या बताना है आपको, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कैजुअल वर्कर है, या रेगुलर सैलरीड वर्कर है। अगर कोई पर्सन किसी बड़े फर्म में काम कर रहा है, मंथली सैलरी आती है, तो वो क्या है, रेगुलर है। अगर वो खुद के लिए काम कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है तो कैजुअल वर्कर्स है। बेटा याद रखना 19 मार्च के पेपर में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे केस स्टडीज आ सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब मैं तीनों चीजों की डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, तीनों चीजों की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न लिविंग। बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन, जो वो वर्कर्स जो किसी एंटरप्राइज को ओन या ऑपरेट करते हैं, ठीक है, टू अर्न देयर लिविंग, ठीक है, सिंपल। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स हु आर कैजुअली इंगेज्ड इन अदर्स फार्म। कैजुअली इंगेज्ड का मतलब डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कैजुअल वर्कर्स बोलेंगे। और रेगुलर वर्कर क्या होंगे, वर्कर्स हु आर इंगेज्ड इन अदर्स एंटरप्राइजेस एंड गेट्स वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, जो सैलरी मिल रही है उनको रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, मंथली मिल रही है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्कर, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब बात करते हैं, अपन ने वर्कर की बात करी, अब एक देश की वर्क फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इनटू 100। बेटा ये लास्ट ईयर सीबीएसई का क्वेश्चन है, जो ये पूरी स्लाइड है ये सीबीएसई 2023 सॉरी हाँ 23 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, तो इट इज टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स ऑफ दैट कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वर्कफोर्स क्या बता रहा है हमको, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कैलकुलेट कर रहा है। तो वर्कफोर्स क्या कैलकुलेट कर रहा है कि एक देश में टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें एक देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है ये कैलकुलेट करने में वो मदद कर रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, कि एक देश में कितनी पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअल में एम्प्लॉयड है, ये बता रहा है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और सेकंड, द रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग द प्रोपोर्शन that is actively contributing to the production of goods and services। ये उन पर्सन्स की पॉपुलेशन बता रहा है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर 3 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट अबाउट वर्कर। बेटा बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं ये चैप्टर, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो बहुत ध्यान से समझो कि वर्कर के बारे में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सीबीएसई है ना, थोड़े से वर्ड प्ले करते हुए बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी केस स्टडीज आई थी तो बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। वो केस स्टडीज मैंने पीवाईक्यू वीडियोस, जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वीडियोस है उसमें कवर करवाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज इस वन शॉट रिवीजन के बाद आप वो वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट अबाउट वर्कर। वर्कर के बारे में और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ध्यान से सुनो। इवन दो अ वर्कर इज एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, फेस्टिवल, बैड वेदर, फिजिकल डिसेबिलिटी और रिलीजियस फंक्शन, मतलब एक वर्कर अगर इन कारणों की वजह से, है ना, वो टेम्पररीली एब्सेंट है,
टेम्पररीली एब्सेंट है इन कारणों की वजह से, तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ वर्कर। ही विल बी कंसिडर्ड एज अ वर्कर इन दिस सिचुएशन एज वेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन दीज एक्टिविटीज। बेटा ये पॉइंट कंफ्यूजिंग है, इसको सिर्फ इतना सा समझना कि ये इन वर्कर्स उन लोगों को भी बोला जाएगा जो मेन वर्कर्स को मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या समझना है, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स क्या करते हैं, जो दूसरे मेन वर्कर्स हैं उनको भी मदद कर रहे हैं टू इन वर्क। समझ लेना कि उनको भी काम करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है चलो, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आगे पढ़ते हैं। Why men form the majority of workforce in India? मतलब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की वर्कफोर्स है उसमें ज्यादा प्रपोर्शन मेन का क्यों है, उसमें वुमेन क्यों पीछे है ना? तो वुमेन क्यों पीछे है या वुमेन वर्कफोर्स में क्यों कम है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा। मोस्ट ऑफ द वुमेन कैरी आउट वर्क्स लाइक कुकिंग, गार्डनिंग एंड फार्म लेबर। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द वुमेन, जितनी भी फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, वो क्या काम कर रही हैं, घर में कुकिंग, गार्डनिंग या और भी बहुत तरीके की फार्म लेबर, जिसका उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है ना, नाइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और नॉर इन एनी अदर मीन्स। उनको कोई पेमेंट कुकिंग का नहीं मिलता। आपकी मम्मी खाना बनाती है तो उनको कोई पेमेंट थोड़ा ना मिल रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर वुमेन इंडिया में इन सब कामों में इंगेज है। ठीक है, जिसका उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फॉर दिस रीजन दीज वुमेन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज को हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते एज ए वर्कर, क्योंकि उनको बदले में कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है बेटा, लास्ट ईयर केस स्टडी आई थी इस पे, सीबीएसई 2023 केस स्टडी आई थी यहाँ से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को दिमाग में बिठाना कि अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसको कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर वे, अगर उसको वो पेमेंट नहीं मिल रहा है तो उसको वर्कर कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। मतलब कि रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो अपने लिवलीहुड मतलब अपने रहने के लिए किस चीज पे, कौन से सेक्टर पे डिपेंड है। तो बेटा रूरल एरिया में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो यहाँ के जो रूरल एरिया है वो लोग कहाँ पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स। ठीक है, रूरल एरिया में जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर में, बिकॉज अदर सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो लोग किस चीज पे डिपेंड है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर। तो ज्यादातर लोग किस चीज पे डिपेंड है, सर्विस सेक्टर पे। क्यों? बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज में वेराइटी है, टीचिंग, कोई नर्स बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, बहुत सारे, कोई बैंक में है ना, कोई प्राइवेट बैंक्स में है। तो ये अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए भी सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा है। और दे लुक फॉर द बेस्ट सूटेड जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बेटा वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूट हो रही है उनको वो जॉब सर्च करते हैं, और शहर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज में ज्यादा रहती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर बहुत कम है, इसीलिए भी एग्रीकल्चर में अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन कम है। ठीक है, तो ये रीजंस थे बेटा, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर में है और अर्बन एरिया में टर्शियरी सेक्टर में है, बताओ क्यों। ठीक है, तो क्यों का कारण मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
वाई वुमेन आर मोर इंगेज्ड इन रूरल एरिया देन अर्बन एरिया, मतलब रूरल एरिया में जो वुमेन है वो वर्कफोर्स में ज्यादा इंगेज है, मतलब वर्क में ज्यादा इंगेज है, अर्बन एरिया में कम है। ठीक है, ऐसा इंडिया में देखा जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुमेन को लेके एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वुमेन एजुकेशन के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन था, इस साल हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि वुमेन इंगेज्ड इन रूरल एरिया आर मोर देन अर्बन एरिया। ठीक है, तो उसके क्या कारण है ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस बेटा रूरल एरिया में है ना, मैंने शुरुआत के 2 पॉइंट लिए हैं कि रूरल एरिया में क्यों ज्यादा लोग इंगेज हैं, क्यों ज्यादा वुमेन इंगेज हैं, और बात के 2 पॉइंट लिए हैं कि अर्बन एरिया में क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैंने मिक्स में क्वेश्चन लिखा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए वुमेन का पार्टिसिपेशन उसमें ज्यादा है। नेक्स्ट इकोनॉमिक नेसेसिटी, बेटा जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनका इनकम अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कम है, तो वो इनकम को बढ़ाने के लिए सब लोग काम करते हैं ना, उसमें वुमेन भी काम करते हैं, मेन भी काम करते हैं, ताकि वो लोग ज्यादा कमा पाए और उनका उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, तो उनके लिए वुमेन के लिए वहां पर काम करना क्या है, इकोनॉमिक नेसेसिटी है। चलो नेक्स्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, अब अर्बन एरिया में क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, मतलब कि दोनों लोगों ने सोच रखा है कि अगर वुमेन है तो उसको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, शुड प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक वर्क, मतलब उसको घर के कामों में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, ज्यादा कमाने के लिए बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इस वजह से अर्बन एरिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल गैप्स, मतलब बेटा ड्यू टू सोशल कंस्ट्रेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू परस्यू हायर एजुकेशन। बेटा सोशल समाज में इतनी रोकथाम है बच्चियों को लेके, मतलब लड़कियों को लेके, कि वो हायर एजुकेशन नहीं करने जाने देते हैं लड़कियों को। अब वो जब हायर एजुकेशन नहीं कर पाएंगी तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इस वजह से भी अर्बन एरिया में जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। शायद 2024 का है या पता, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, तो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है ना। तो ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद तो कर ही रही है। ठीक है, तो इसको 2 सब हेडिंग्स में लिखेंगे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बता देंगे बेटा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, बाय मैनेजिंग वेरियस पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब कई गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कई गवर्नमेंट सेक्टर हैं। ठीक है, तो उसमें वो मैनेज कर रहा है और उस वजह से उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैनेज कर रहा है कई पीएसयूज को, ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, ठीक है, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सारी क्या है, गवर्नमेंट पीएसयूज हैं जिसके अंदर वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, ये भी क्या है, इसके अंदर भी वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बेटा गवर्नमेंट क्या एक एक्ट, एक कानून लेके आई थी मनरेगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने का वादा और देने का कानून बनाया गया रूरल अनस्किल्ड लोगों को। 365 डेज में से 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने का ये कानून बनाया गया अंडर मनरेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। इनडायरेक्टली कैसे क्रिएट करेगी बेटा, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज लोन्स टू एमएसएमईज, मतलब जो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको क्या कर रही है,
लार्ज को तो नहीं बट स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज डालें। अगर वो इंडस्ट्रीज डालेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाएंगे देश में, ठीक है। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। इसमें एक दो पॉइंट्स और लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसिटेड। बेटा एक चीज बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट 19 मार्च के पेपर में आपको दिख जाए एज इट इज तो हैरान मत होना, ये बिल्कुल आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसिटेड, ठीक है। मल्टीफेसिटेड है ना, इस वर्ड को समझने में ही बच्चों को दिक्कत आएगी, बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं है। मल्टीफेसिटेड का मतलब कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है देश में, है ना, वो कई लोगों को पूरे साल भर मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है। और कुछ लोगों को 3-4 महीने का ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो वो मल्टीफेसिटेड है, ठीक है। तो मल्टीफेसिटेड का मतलब सम पीपल गेट्स एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, कुछ लोगों को पूरे साल भर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और कुछ लोगों को सम पीपल गेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर ओनली 3-4 मंथ्स। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेटा इसको, है ना, कि जो सीजन टू सीजन एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उस सीजन टू सीजन जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना बेटा, और ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है कि फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है पहले उसको समझ लो बेटा। फॉर्मल सेक्टर का मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट बैंक्स है, रेलवे है, सारी चीजें हैं, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर है ये किसका पार्ट है, फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर में दो चीजें, जितने भी पब्लिक सेक्टर और वो प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो क्या होगा, फॉर्मल सेक्टर, या इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आएगा। तो बेटा जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, वो है इनफॉर्मल सेक्टर। 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और बेटा, फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 6% लोग काम कर रहे हैं इंडिया के अराउंड। मतलब देश में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 93 से 94% कहाँ पे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, और सिर्फ 6% लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेनिफिट्स फॉर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर, मतलब फॉर्मल सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा, उनकी पेंशन है ना, और ग्रेचुइटी, पेंशन, ग्रेचुइटी और इन सब का बेनिफिट्स उनको मिलता है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा, जो महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में, उनको मैटरनिटी लीव्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योर रहती है बेटा उनकी, उनको ऐसे ही नहीं कि तुरंत कल से मत आना, इस तरीके से नहीं, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो एम्प्लॉइज को निकाल भी रहा है तो उनको एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है कि 2-3 महीने का नोटिस पीरियड है, आप 2-3 महीने में अपने लिए जॉब ढूंढ लो। कई जगह 6 महीने रहता है, कई जगह 3 महीने रहता है, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। फॉर्म ट्रेड यूनियंस, मतलब ये जो फॉर्मल सेक्टर वाले पर्सन हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर से बार्गेन कर सकते हैं, एम्प्लॉयर से बार्गेन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अच्छा और क्या, लेबर लॉज भी इनके ऊपर लागू होते हैं फॉर्मल सेक्टर पे। टू प्रोटेक्ट द वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर, लेबर लॉज लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। इस वजह से कई सारे लेबर लॉज हैं जो फॉर्मल सेक्टर में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर। बेटा एक चीज याद रखना कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक देश
में इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होना चाहिए या फॉर्मल सेक्टर में? तो बेटा हमेशा याद रखना कि इसका आंसर क्या बोलना है, फॉर्मल सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ दीज रीजन कि अगर फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा बेटा मैं कि इंडिया में जो ग्रोथ है वो तो हो रही है, जो ग्रोथ रेट है वो तो अच्छा है, ग्रोथ रेट है वो तो अच्छा है, लेकिन हमारा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है। मतलब कि हमारे यहाँ पर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है? फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उन्होंने ये बोल दिया था कि इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल में शिफ्ट हो रही है। नहीं, इसका उल्टा हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट करने को मजबूर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यही मैंने जस्ट अभी बताया कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब इट रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई व्यक्ति अगर परमानेंट जॉब कर रहा है, उसको मंथली सैलरी मिल रही है, रेगुलर सैलरी मिल रही है, ठीक है, अब वो मजबूर है कि अब उसको कैजुअल वर्क में शिफ्ट होना पड़ा, इसे कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। अच्छा, इंडिया में ये बहुत हो रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया कि फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने को मजबूर हैं। क्यों? है ना, क्यों हो रहा है? ठीक है, इसके रीजंस क्या हैं? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फॉर्मल सेक्टर, है ना, यहाँ पे लिख देना पब्लिक प्लस प्राइवेट। ठीक है, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो रही हैं फॉर्मल सेक्टर में जितने की जरूरत है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी वर्कफोर्स को मजबूर होकर शिफ्ट होना पड़ रहा है फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। बेटा मैं पहले थर्ड चैप्टर में भी बता चुका हूं कि ये प्रॉब्लम आज की है इंडिया की, जो इंडिया आज प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है जॉबलेस ग्रोथ। कि इंडिया ग्रो तो कर रहा है, जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन उतनी अमाउंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही है देश में। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट इन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वही बात कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही, इक्वल प्रोपोर्शन में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो पा रही है। इसका मतलब जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है? मेनली ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, मशीनों का यूज करके और प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन जॉब उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये था आपके लिए एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन इश्यूज। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया सारी चीजें। अब आपका काम है कि इसका पीवाईक्यू वीडियो देखो और वहां जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 19 मार्च में आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।